नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम रहेगा विशेषण। वैसे आपको थंबनेल में दिखाई भी दे रहा है कि कौन सा टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, विशेषण के ऊपर। तो विशेषण टॉपिक की जब चर्चा करते हैं तो इसमें कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे इसकी सामान्य जानकारी के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं, की परिभाषा वगैरह क्या होती है, इसके सामान्य उदाहरण उनको देखेंगे। फिर विशेषण के साथ ही एक शब्दावली आती है विशेष से। विशेष से क्या होता है, उद्देश्य से विशेषण किसे कहते हैं, विधेय विशेषण किसे कहते हैं, पर्याय विशेषण क्या होता है, अंतर विशेषण किसे कहते हैं। इन सभी तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही में हम उस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे जो इसके भेद या प्रकार की बात करता है। तो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। साथ ही में एक व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे किस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए भी हम प्रॉपर तरीके से कुछ स्लाइड वगैरह लेके आए हैं, इनके जरिए देखेंगे, है ना। तो पीपीटी बना रखी है, सब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप केवल नोट्स बना लेना। इसको मैं समझा देता हूँ। कोई भी बिंदु अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी बता देना, उस पर हम चर्चा करेंगे अलग। सबसे पहले जानते हैं विद्यार्थियों, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है। तो विशेषण को पहली बात तो इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इसकी परिभाषा लिखी हुई है सबसे पहले कि वे शब्द, क्या लिखा हुआ है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का काम करता है। इससे पहले हमें संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जगह, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। देखिए, विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। देखिए, हमने पहले चर्चा की थी, जब रूप के आधार पर हम शब्दों को पढ़ते हैं तो दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। एक तो विकारी होते हैं और एक अविकारी होते हैं। अब देखिए, में विद्यार्थियों, ये जो विकारी शब्द है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंतर्गत एक तो संज्ञा टॉपिक आता है। कौन सा? संज्ञा आता है। और एक आता है सर्वनाम, आता है सर्वनाम। और एक आता है विशेषण, एक आता है विशेषण। और एक आता है इसके अंतर्गत क्रिया, आता है क्रिया। तो ये चार टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत। विकारी शब्द कहते हैं किसको है कि इन विकारकों के कारण जिनमें परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता उनको अविकारी कहते हैं। अविकारी को हम कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। तो ये विकारक शब्द कौन कौन से हैं जो परिवर्तन करने का काम करते हैं साथियों? तो ये विकारक शब्द है, एक तो लिंग। कौन सा है? लिंग। इसकी वजह से परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, और एक और होता है पुरुष। ये सब विकारक शब्द है। ये क्या है? विकारक शब्द है। और इनकी वजह से इन शब्दों में परिवर्तन होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द में एक तो संज्ञा आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, विशेषण आ जाता है और क्रिया आ जाता है। अब आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है विशेषण। क्या है? विशेषण। तो विशेषण एक विकारी शब्द है। क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है। ये लाइन लिखी हुई विद्यार्थियों, तो विशेषण एक विकारी शब्द है। अर्थात इसके जो विकारक शब्द है वो कौन कौन से, वो भी देखेंगे हम। देखो, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की एक और परिभाषा मिलती है। कौन सी? यानी कि ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करते हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के लिंग वचन विशेष्य के लिंग वचन के अनुरूप होना चाहिए। देखिए, मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इधर वापिस, अभी हमने जो चर्चा की थी इसके अनुसार। मतलब ये जो विशेषण है इसके द्वारा जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। देखो, विशेषण का काम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। और इन्हीं को यहाँ पे विशेष से नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? विशेष से नाम दे दिया गया है। तो विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष से। क्या कहते हैं? विशेष से। और इस विशेषण में किस किस की वजह से चेंज होता है? तो एक तो लिंग की वजह से चेंज होता है, एक वचन की वजह से इसमें परिवर्तन होता है। तो इसके जो विशेषण के विकारक शब्द है वो दो हो जाएंगे, लिंग और वचन। और दूसरी बात, इस बात का भी ध्यान रखना रहता है कि ये लिंग और वचन
ये विशेषण और विशेष्य के समान होने चाहिए, ठीक है ना, बिंदु को ध्यान रखना। विशेषण विशेष्य के पहले अथवा बाद में प्रयोग किया जा सकता है, तो पहले विशेषण आ सकता है, बाद में विशेष्य भी आ सकता है, या पहले विशेष्य आ जाए और बाद में विशेषण आ सकता है, तो ऐसा भी आपको किसी वाक्य में देखने को मिल सकता है। जैसे कुछ उदाहरण है, अच्छे लड़के पढ़ते हैं, कमला भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी ये वाक्य दिया हुआ है, अच्छे लड़के पढ़ते हैं, तो अच्छे यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, लड़के विशेष्य का काम कर रहा है, क्योंकि अच्छा विशेषण है और लड़का वैसे तो एक संज्ञा शब्द है। लड़के और संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को ही विशेषण टॉपिक में हम क्या नाम देते हैं, विशेष्य। और यहाँ कमला भली लड़की है, तो भली यहाँ विशेषण है। ये विद्यार्थियों, अगर कई बार क्या होता है, एक जो वाक्य दिया रहता है, जैसे देखो नए पुरुष और नारियां, तो यहाँ पर जो नए शब्द आया है वो पुरुष के अनुसार आया। नई धोती और कुर्ता, कुर्ता पुंलिंग है और धोती क्या है, स्त्रीलिंग, तो नई के अनुसार इसका लिंग आया है। अच्छी कलम और कागज, कागज पुंलिंग है लेकिन कागज के अनुसार यहाँ पर नहीं आकर अच्छी आया। मतलब जब एक से अधिक विशेष्य दे रखे हैं तो फिर जो नजदीक विशेषण के नजदीक जो विशेष्य होता है उसी के अनुसार इसका लिंग वचन परिवर्तन होता है। अब देखो विशेष्य किससे कहते हैं, इतनी देर हम जिस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो विशेष्य। एक तो होता है विशेषण, विशेषण तो मैंने बता ही दिया, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे नई किताब, तो यहाँ पर विद्यार्थियों नई तो क्या है, विशेषण, और किताब क्या है, विशेष्य। लाल गाड़ी, यहाँ लाल विशेषण है, गाड़ी विशेष्य है। और काली घोड़ी, तो यहाँ पर काली विशेषण है, घोड़ी विशेष्य है। 5 लड़के, यहाँ 5 विशेषण है और लड़के विशेष्य हैं। थोड़ी चाय, थोड़ी यहाँ पर विशेषण है, चाय क्या विशेष्य है। यह घर, तो यह यहाँ पर विद्यार्थियों किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, और घर विशेष्य का काम करेगा। देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो सामान्यतः मैं बता देता हूँ कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। और गुरु कामता प्रसाद ने इस प्रविशेषण को विद्यार्थियों अंतर विशेषण नाम दिया। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छा तो विशेषण है, लड़का विशेष्य है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का, तो बहुत यहाँ पर अच्छे की विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण है। देखिए पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण नाम दिया है। क्या आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा विद्यार्थियों, इसको मैं पुनः लिख देता हूँ, यहाँ पर कलर थोड़ा इसका अलग आ गया। अंतर विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतर विशेषण, अंतर विशेषण कर लेना इसको। बिल्कुल नई किताब, तो यहाँ देखो किताब तो है विशेष्य, नई क्या है, विशेषण, और बिल्कुल जो शब्द है वो है प्रविशेषण। तो यहाँ बिल्कुल प्रविशेषण है, नहीं ये तो इसका स्पष्टीकरण कर रखा है। राम अत्यधिक तेज है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों तेज तो क्या हो जाएगा, विशेषण, और अत्यधिक क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो यहाँ पर बड़े प्रविशेषण का काम कर रहा है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होती है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो सिंदूरी शब्द है वो विशेषण का काम कर रहा है, प्रविशेषण काम कर रहा है। सीता अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत प्रविशेषण है यहाँ पर। सैनिक बड़े साहसी, ये वापस रिपीट हो गया, तो बात यही है। एक होता है विद्यार्थियों उद्देश्य विशेषण किससे कहते हैं, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, तो देखिए जब किसी उद्देश्य विशेषण का एक और नाम मिलता है आपको, विशेष्य विशेषण। क्या नाम मिलता है, विशेष्य विशेषण। यानी कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले किया जाता है तो उसे विशेष क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, पहले विशेषण आ जाए बाद में विशेष्य आ जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और जैसे ये अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा विशेषण का काम कर रहा है। और बात करें यहाँ पे लड़का की, तो लड़का विशेष्य है, तो इसमें यही तो शर्त लागू हो रही है, कौन सी वाली, ये वाली, पहले विशेषण बाद में विशेष्य। तो इसमें जो विशेषण की अवस्था है, विशेषण की स्थिति है, वो कैसे विशेषण की स्थिति है, उद्देश्य विशेषण कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण। और उद्देश्य विशेषण ना बोले इसको तो विशेष्य विशेषण हम कह सकते हैं। आगे देखिए, इसका एक और होता है विधेय विशेषण किसे कहते हैं। इसका उल्टा हो जाए, पहले विशेष्य आ जाए बाद में विशेषण आ जाए किसी वाक्य में, तो ऐसी स्थिति को विद्यार्थियों विधेय विशेषण कहते हैं। यानी कि यदि विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद किया जाए
तो इसे विधेय विशेषण कहते हैं। और इसमें पहले विशेष्य आता है, बाद में विशेषण आता है। जैसे ये लड़का अच्छा है, तो लड़का यहाँ पर किसका काम कर रहा है? विशेष्य का। और अच्छा एक विशेषण है, ये विशेषण का काम कर रहा है, तो विशेष्य पहले आ रहा है, विशेषण बाद में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको विधेय विशेषण कहेंगे। मेरा कुत्ता सफेद है, इसी प्रकार मेरा लड़का ईमानदार है, तो लड़का देखो पहले आ रहा है। इसी प्रकार कुत्ता की विशेषता कौन बता रहे हैं? सफेद, तो सफेद विशेषण है, कुत्ता विशेष्य है। यहाँ लड़का विशेष्य है और ईमानदार क्या है? विशेष्य है। सॉरी, लड़का तो है यहाँ पर विशेष्य और ईमानदार क्या है? विशेषण। आगे देखते हैं। विशेषण के प्रकार या भेद की बात करें तो इसके टाइप्स कितने होते हैं उसको अगर हम देखें तो कुछ वैयाकरण 4 बताते हैं और कुछ वैयाकरण 5 बताते हैं। 4 बताने वाले कौन कौन से हैं? एक तो संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है गुणवाचक, एक होता है सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये 4 होते हैं। कुछ वैयाकरण इन 4 को बताते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वैयाकरण इसको और बताते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। किसको? व्यक्तिवाचक। तो ज्यादातर वैयाकरण व्यक्तिवाचक विशेषण को विशेषण का भेद नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, राजस्थान बोर्ड में जो हिंदी व्याकरण की किताब चलती है उसमें विद्यार्थियों क्या लिखा हुआ है? 5। कितने लिखे हुए हैं? 5। तो आप 5 बता सकते हैं। 5 कौन कौन से हो जाएंगे? संख्यावाची, परिमाणवाची और गुणवाची, और एक सार्वनामिक विशेषण और एक व्यक्तिवाचक विशेषण का थोड़ा ध्यान रखना। अब एक एक को हम डिटेल से जान लेते हैं। जैसे संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, इसके भी उपभेद होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। इसी प्रकार इसके भी उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। गुणवाचक के भी बहुत सारे उपभेद होते हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही में जो सार्वनामिक विशेषण है इसके भी 4 उपभेद होते हैं, निश्चित, अनिश्चित, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे हम। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से कुछ ऐसे विशेषण बनते हैं जो विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम संख्यावाची विशेषण के बारे में। किसके? संख्यावाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं किसको? सामान्यतः मैं बता देता हूँ, विशेषण का काम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। अगर संज्ञा सर्वनाम की वो संख्या से संबंधित, गिनती से संबंधित विशेषता बताते हैं तो उसको संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्या का बोध कराएंगे उसे निश्चित संख्यावाचक कहेंगे, और निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएंगे उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। तो इसी प्रकार इनकी जो कुछ पहचान है तो उनको हम देख लेते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, संख्यावाची विशेषण दिया हुआ पहला, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की गिनती यानी कि संख्या से संबंधित विशेषता बताए उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और एक और दूसरी परिभाषा क्या दी हुई यहाँ पर? वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चिता संख्या का क्रम या गणना का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ एक लगभग 1 या 2 परिभाषा देने की। उससे क्या होता है, कई विद्यार्थियों के ये पहली वाली समझ में आ जाती है, कई के दूसरी वाली समझ में आ जाती है, क्योंकि क्लास में सभी प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं। कुछ मॉडरेट टाइप के होते हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ थोड़े मेरी तरह होते हैं। तो जो भी है, कहने का मतलब हमारा यही उद्देश्य है कि आपके समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो विषय पढ़ रहे हैं, उस विषय की आपको अच्छी तरह समझ हो जानी चाहिए। फिर तो आप अपने स्वविवेक से भी कर सकते हैं। एक टीचर तो आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है, एक कंटेंट उपलब्ध करा सकता है, बाकी याद करना, एग्जाम क्लियर करना, वो सब आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अब जैसे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं यहाँ पर, 10 लड़के, तो लड़कों की संख्या से संबंधित विशेषता बता रहा है यहाँ पर 10। देखो, आप विशेषण जैसे पढ़े तो उस समय पूरी गिनती आप एक याद कर लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे मत कर लेना 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना। जैसे आपको ऐसे याद करना 1 2, ऐसे शुद्ध कैसे लिखते हैं वो भी आप कमेंट करके बताना विद्यार्थियों का, आपको शुद्ध गिनती भी लिखना आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो चलो जो भी है, 5 गुना, यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद है। मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, वे दोनों स्कूल गए हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखो, कुछ भी यहाँ छात्रों को काउंट कर रहा है, लेकिन इससे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो इसमें से कुछ तो निश्चितवाचक के उदाहरण है, कुछ अनिश्चित के है, लेकिन सारे संख्यावाचक के उदाहरण है ना। अब सबसे पहले इसके 2 उपभेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाची और एक अनिश्चित संख्यावाची। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम निश्चित संख्यावाची विशेषण किससे कहते हैं। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। वह सब जिसके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है। इसमें गणनावाचक शब्द आ जाते हैं सारे। गणनावाचक कैसे?
पूरी गिनती आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे इसकी पूरी गिनती आ जाती है। साथ ही में क्रम बोधक जितने भी शब्द होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये सारे शब्द आ जाते हैं। आवर्ती बोधक शब्द आ जाते हैं इसमें निश्चयवाचक में, जैसे दुगुना तिगुना चौगुना, ये सारे आ जाते हैं। समुदायवाचक शब्द भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे दोनों तीनों चारों। स्थान बोधक शब्द आ जाते हैं, जैसे प्रथम द्वितीय पहला दूसरा, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा दर्जन शब्द भी इसके अंतर्गत आता है, दर्जन 12 संख्या को इंगित करता है विद्यार्थियों। इसके अलावा जैसे उदाहरण दे रखे हैं 10 आदमी, तो आदमी की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ 10। इसके अलावा 50 रुपए, 15 लड़के, ये सब बहुत सारे इसके उदाहरण। देखो अपने जो पीपीटी आपको मिलेगी और इसकी जो पीडीएफ वगैरह मिल रही है वो भी साथ में मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे इनमें तो आपको उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे। तो अगर जिस विद्यार्थी को लगे कि हमें कम उदाहरण लिखने हैं, कम उदाहरणों की प्रैक्टिस करनी है, तो स्किप करके वो आगे भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगे कि भाई हमें उदाहरण ज़्यादा चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों कई बार ऑफलाइन में हम ज़्यादा उदाहरण नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन में तो अपने पास स्रोत है, तो उसका फ़ायदा उठा लें, आप तक अधिक से अधिक कंटेंट पहुँचा दें। तो जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आप तक पहुँचाएगा ना। दूसरा है जैसे परिमाण जो संख्यावाची विशेषण है, इसका दूसरा उपभेद कौन सा होता है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कौन सा होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें पहचान की दृष्टि से देखें, दो संख्याओं का प्रयोग एक साथ होता है, जैसे 2 4 20 25 19 20 ऐसे शब्द आएंगे। और संख्याओं के साथ कई बार लगभग जुड़ा होता है, जैसे लगभग 10 1000 लगभग 5। और संख्याओं का बहुवचन होता है, वहां पर भी विद्यार्थियों अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत कम थोड़ा अधिक कुछ, ये शब्द भी आ जाते हैं, वहाँ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे विद्यार्थी कुछ आदमी, थोड़े से रुपए, कुछ आदमी चले गए, या कई लोग आए, बहुत लड़के, ऐसे उदाहरण है जो जिनको रेखांकित कर रहा हूँ, ये सारे इसके उदाहरण हैं। आज भी देश में लाखों कोरोना के शिकार हैं, दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, मुझे 1000 2000 रुपए चाहिए दे दो। या कल सभा में लगभग 1000 व्यक्ति, तो 1000 को रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निश्चित नहीं है, क्योंकि लगभग शब्द जुड़ा हुआ है इसके सामने, इसलिए नहीं है, ध्यान रखना। अगर बात करें निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसके भी उपभेद होते हैं। देखिए मैं सामान्यतः इस चार्ट को वापस एक बार बना देता हूं। देखिए हम पढ़ रहे हैं संख्यावाची विशेषण। कौन सा पढ़ रहे हैं, संख्यावाची विशेषण पढ़ रहे हैं, संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची विशेषण के दो उपभेद होते हैं। कौन से होते हैं, दो। एक तो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कौन सा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। अब जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है, इसके भी बहुत सारे उपभेद होते हैं, और अनिश्चित के भी बहुत सारे उपभेद होते हैं, तो इनको भी हम देख सकते हैं। और अगर देखते हैं इसके कौन कौन से, इधर आ गया थोड़ा, देखिए निश्चित संख्यावाची विशेषण के जो भेद है, इसमें सबसे पहला हम जानते हैं क्रम बोधक संख्यावाची विशेषण के बारे में। यानी कि वह शब्द जो क्रम के अनुसार किसी संज्ञा सर्वनाम की गणना का बोध कराता है, वह क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे पहला लड़का, तो लड़का की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, पहला, सौवा हिस्सा, तृतीय श्रेणी, पहली कक्षा, पहला व्यक्ति आगे रहेगा, दूसरा लड़का, चौथी खिड़की, तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे हैं। तो ये क्रम बोधक में आ जाते हैं सारे, जिनको भी रेखांकित किया है, ये सब विशेषण है। और विशेषण में भी निश्चित संख्या, पहली बात तो संख्यावाची विशेषण है, संख्या में भी कौन सा, निश्चित, निश्चित में भी कौन सा है, क्रम बोधक है। तो कई बार इनके अनुसार भी इसके भेद मान लिए जाते हैं। दूसरा होता है गणना बोधक। कौन सा होता है, गणना बोधक, यानी कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम की गणना की जाती है, उसे गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 7 केला, 12 आदमी, 5 घड़ियां, ये सब गणना बोधक का काम कर रही है। जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो, उन्हें गणनावाचक कहते हैं विद्यार्थियों। एक इसकी डेफिनेशन ये भी मिलती है, और इसके अनुसार इसके दो उपभेद हो जाते हैं, एक तो पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक। एक तो कौन सा है, पूर्णांक बोधक है, और एक अपूर्णांक बोधक है। यह लिख दे रहा हूं अलग से, अपूर्णांक बोधक। कौन सा, अपूर्णांक, ये दो होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। जैसे पूर्णांक बोधक में तो 1 2 4 100 1000 ये आ जाते हैं, जैसे 2 आदमी जा रहे हैं, 4 छात्र, 8 लड़कियां, ये सब दो पूर्णांक बोधक है। जैसे लेकिन कई अपूर्णांक में कौन सा आ जाता है, जैसे आधा, पाव, पौन, सवा, ये सब आ जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1.25 रुपये, 2.5 किलोमीटर, ये सारे किसका बोध कराते हैं विद्यार्थियों, ये करा रहे हैं, मतलब अपूर्णांक बोधक, गणना बोधक जो शब्द है उनका बोध करा रहे हैं।
एक शब्द होते हैं आवर्ती बोधक। कैसे होते हैं? आवर्ती बोधक वह शब्द जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक के अनुपात बताता है, उसे आवर्ती बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूना, तिगुना, चार गुना, दोबारा, ये सब आ जाते हैं। जैसे 100 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, दुगुने, छात्र, ये सब आवर्ती बोधक विशेषण का काम कर रहे हैं। एक होता है समुदायवाचक समुदाय बोधक, या इसको संग्रहवाचक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें वह शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के समुदाय का बोध कराता है उसे समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों सब आ जाते हैं इसमें। चारों दिन, तीनों भाई, एक जोड़ी चप्पल, 8 पुस्तकें, ये सब इसके उदाहरण देखने को आपको मिलते हैं। इसके अलावा इसमें एक और आ जाता है प्रत्येक बोधक। कौन सा आ जाता है? प्रत्येक बोधक, यानी कि वह शब्द जिसके द्वारा अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध हो, उसे प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा इसका ध्यान रखना। देखिए, इसके पहचान क्या होती है? हर एक शब्द मिलेगा, प्रत्येक मिलेगा, एक एक, दो दो, सवा सवा, ऐसे मिलेंगे आपको। कुछ विद्वान इसे विभागवाचक विशेषण भी कहते हैं। प्रत्येक बोधक का दूसरा नाम क्या मिलता है? विभागवाचक विशेषण भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, ये सारे इसके उदाहरण हैं, इनको देख लेना आप। तो ये हो गया विद्यार्थियों आपका कौन सा निश्चित मतलब संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसमें निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दोनों के बारे में हमने जान लिया। और निश्चित संख्यावाचक के कुछ और भी उपभेद थे, उनके ऊपर चर्चा कर ली थी। अब पढ़ेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण, तो देखिए सामान्यतः मैं बता देता हूँ। विशेषण के ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप तोल से संबंधित अगर विशेषता बताई जाती है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप, माप, तोल से संबंधित विशेषता बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी, मैंने भी यही परिभाषा बोली। जिस शब्द यानी कि विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के परिमाण की निश्चितता, अनिश्चितता, मात्रा, परिमाण के नाप या तोल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण का एकमात्र विशेष से द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो ज़्यादातर इसमें जो उदाहरण देखने को मिलेंगे आपको विशेष्य के रूप में, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसकी पहचान और है। जैसे संख्यावाचक जो विशेषण थे उनके साथ कोई मात्रक इकाइयों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इसके साथ मात्रक इकाइयों का प्रयोग होता है। जैसे लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम, गज, एकड़, बीघा, मन, क्विंटल, मीटर, किलोमीटर, डेसिबल, प्रकाश वर्ष, वाट, जूल, तोला, ये सब मात्रक इकाइयाँ हैं। तो इनका भी प्रयोग होता है उन विशेषणों के साथ में। जैसे 2 किलो चावल, तो चावल तो यहाँ पर विशेष, चावल क्या है? यहाँ पर विशेष्य है। और बात करें यहाँ दो, तो दो विशेषण है। दो क्या है? विशेषण है। अब विद्यार्थियों, चावल को नापा मापा तोला जा सकता है, तो इस प्रकार से ये जो विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है? तो ये विद्यार्थी जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान है वही सब कुछ पहचान इसकी होती है, और जो अनिश्चित संख्यावाचक की पहचान होती है वही पहचान अनिश्चित परिमाणवाचक की होती है। तो यहाँ दो से स्पष्ट निश्चितता का बोध करा रहा है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण काम करेगा। फिर ये किलो क्या है? तो किलो यहाँ पर मात्रक इकाई है ध्यान। ठीक है, जैसे बहुत कई बार इन विशेषणों के साथ मात्र इकाई आती भी नहीं है। सामान्यतः आती है लेकिन कई बार नहीं आती। तो ये सारा बहुत सा, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है, विकास के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुए, शेर भर दूध, तोला भर सोना, तो तोला वगैरह ये सब इस विद्यार्थी इसमें आ जाएंगे। इसमें संख्यावाची परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं विद्यार्थियों। और दो कौन कौन से होते हैं? एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इस प्रकार से ये दो इसके उपभेदों में आ जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले जो विशेषण है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के साथ निश्चित संख्या का प्रयोग होना चाहिए। ये सब पहचान है इसकी। जिस शब्द यानी विशेषण के द्वारा किसी निश्चित परिमाण का बोध होता है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 किलो, 10 मीटर, 100 एकड़, 12 बीघा, ये सब इसके उदाहरण हैं। 8 किलो, 5 टन, 2 मीटर, 5 लीटर तेल, 10 क्विंटल बाजरा, सुरेश बाजार से 4 किलो आटा लाया, 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी, या 1 तोला सोना लेते आना। ये सारे विद्यार्थी जो उदाहरण हैं। 2 शेर घी, तो 2 किसका काम कर रहा है? यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का काम कर रहा है। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
यानी कि इसका उल्टा, जो निश्चित का उल्टा हो जाएगा क्या, परिमाणवाचक विशेषण के ऐसे शब्द जिनसे निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसके कुछ उदाहरण भी है विद्यार्थियों, जैसे हजारों लीटर, सैकड़ों मीटर, तो यहाँ संख्या का बहुवचन आ रहा है तो ये अनिश्चित में चल जाएगा। थोड़ा दूध, बहुत पानी, बहुत कुछ, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये सब इसकी पहचान हो जाती है ना, ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं। मुझे थोड़ी चाय दो, तो थोड़ी शब्द यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है। 2 सेर चावल दे दो, तो यहाँ पे विशेषण काम कर रहा है। 2 मीटर कपड़े, वह गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है, परिमाणवाचक विशेषण का काम कर रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक का विशेषण का काम कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें विद्यार्थियों, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों की लगभग सेम पहचान है, केवल थोड़ा सा के अंतर है। एक तो परिमाणवाचक विशेषणों के साथ मात्रक इकाइयों का प्रयोग होता है, और साथ ही में जो संख्यावाचक विशेषण है के जो विशेष्य होते हैं उनको हम गिनती कर सकते हैं, उनकी संख्या के बारे में बोध कराता है, और परिमाण उनकी नाप तोल से संबंधित बोध कराता है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संख्यावाचक में गणना होती है, जबकि परिमाणवाचक में नापा मापा तोला जाता है। दोनों में अंतर देख रहे हैं। संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है, जबकि परिमाणवाचक में ज्यादातर इस संख्या के बाद नाप माप तोल से संबंधित इकाई होती है, जैसे लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर वगैरह होती है। उसके बाद पदार्थ यानी जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया विद्यार्थियों, 2 भेद हो गए इसके, कौन कौन से, संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिया हमने और एक परिमाणवाचक विशेषण पढ़ लिया। अब चर्चा करेंगे हम गुणवाचक विशेषण के बारे में। इसके बारे में गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा भी कई प्रकार से मिलती है कि यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्पर्श, गंध, स्वाद इत्यादि से संबंधित विशेषता बताई जाती है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और ये जितने भी शब्द बोले मैंने, चाहे रंग बोधक बोला हो, चाहे गुण बोधक, दोष बोधक, स्वाद बोधक, स्पर्श बोधक, ये जो भी बोले हैं ये सब गुणवाचक के उपभेद हो जाते हैं। स्थान बोधक, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक व्यक्तिवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण को जो वैयाकरण, जो विद्वान स्वतंत्र भेद नहीं मानते, वो सारे उदाहरण इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं आपको। कहाँ पर गुणवाचक है, तो गुणवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण इनके जो उदाहरण है उसमें साम्यता रहेगी, एक जैसे लगेंगे लगभग आपको। सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण कहते किस, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, रूप, आकार, स्पर्श, स्वाद, गंध, स्थान, स्वभाव इत्यादि से संबंधित विशेषता बताए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया, लाल, अच्छा, गोल, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब एक एक को देखते हैं हम, गुणवाचक विशेषण के जो प्रकार या भेद है वो कौन कौन से। तो इस जैसे हमने संख्यावाचक के पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक 2 होते हैं। परिमाणवाचक के भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। लेकिन यहाँ गुणवाचक में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितनी भी शब्दावली अभी बोली थी, चाहे गुण बोला हो, चाहे दोष बोला हो, रंग बोला हो, स्वाद बोला हो, ये जितने भी बोले हैं इसी के अनुसार इनके उपभेद हो जाते हैं। तो अब जानते हैं कौन कौन से उपभेद होते हैं। एक होता है विद्यार्थियों कालबोधक गुणवाचक विशेषण। अब स्पष्ट है कि गुणवाचक विशेषण के ऐसे शब्द जिनसे काल, समय का बोध होता हो, उन्हें गुणवाचक कालबोधक गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वह विशेषण जिसके द्वारा किसी वस्तु का गुण उसके काल यानी कि समय का पता चलता हो, उसे कालबोधक गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण देखने को मिलते, काल नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर, ये सब किस में आ जाते हैं, कालबोधक में आ जाते हैं। सब समय को इंगित कर रहे हैं। जैसे नया कपड़ा, कपड़ा नया है तो उसकी काल अभी अभी नया लेके आए हैं विद्यार्थी, इसलिए बता रहा है। पुराना घर, मौसमी फल, ताजा दूध, प्राचीन मंदिर, ये सब काल को इंगित। आगे देखें हम रंग बोधक। रंग बोधक किसे कहेंगे, यानी कि गुणवाचक विशेषण के वह शब्द जिनसे किसी रंग का बोध होता हो, किसका, रंग का बोध होता हो, तो उसे रंग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं रूप वाले भी ले लिए विद्यार्थियों, जैसे काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, गोरा, सांवला, चितकबरा, सुंदर, भद्दा, बेडोल, ये सब इसमें भी ले लिए गए। उदाहरण देखें इसका, जैसे लाल गुलाब, तो गुलाब तो यहाँ पे विशेष्य है, वो लाल विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण, गुणवाचक। और गुणवाचक के भीतर भी पूछ ले कि कौन सा है, तो रंग बोधक है, रंग बोधक। जैसे पीला कपड़ा, तो पीला कपड़े की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पीला बता रहा है, तो पीला विशेषण है, और विशेषण भी कौन सा है, रंग बोधक।
हरा रंग, बैंगनी पर्दा, ये सब इसके उदाहरण हैं। दशा बोधक, दशा बोधक देखिए वह विशेषण जिसके द्वारा किसी वस्तु के गुण का पता उसकी दशा यानी कि स्थिति के माध्यम से चले, दशा बोधक विशेषण कहते हैं। दशा में कौन कौन से आ जाता है, जैसे सुखी, दुखी, नया, पुराना, गरीब, अमीर, खराब, चालू, बीमार, स्वस्थ, ऊंचा, नीचा, लंबा, पतला, ये सब व्यक्ति, वस्तु, स्थान की दशा के बारे में बताते हैं। जैसे मोटा लड़का, तो लड़का की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पर मोटा शब्द बता रहा है। पतली लड़की, युवा महोत्सव, वृद्ध आश्रम और सूखा रंग, तो यहाँ ये सब दशा बोधक विशेषण विद्या। अब एक आ जाता है गुण, जैसे हम गुणवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं उसमें गुणबोधक, तो एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु में जो गुण होते हैं उनके आधार पर पढ़ते हैं। तो वह विशेषण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण का पता चले, के गुण के माध्यम से चले, उसे गुणबोधक या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, होशियार, भला, दयालु, ईमानदार, सभ्य, सुशील, कर्मठ, शिष्ट, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे अच्छा खाना, भला व्यक्ति, बुरा व्यवहार, सच्चा मित्र, न्यायी सरपंच, सीधा व्यक्ति, ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, आकार बोधक एक कौन सा आता है, आकार बोधक जिस विशेषण के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण का पता चले, उसके आकार के माध्यम से चले, उसे आकार बोधक या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गोल बिंदी है, तिकोना प्लॉट है, चौड़ा रास्ता है, लंबा डंडा है, तो ये सब एक आकार को इंगित कर रहा है, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर ये आपको आकार बोधक, रंग बोधक, स्वाद बोधक ये नहीं दिए हुए हो तो ये सब गुणवाचक के अंतर्गत जाते हैं। अगर और डीप जाके पढ़े तो ये सब होते हैं ना। आगे देखो, एक होता है स्थान बोधक। कौन सा होता है स्थान बोधक, वह विशेषण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीयता के गुण का बोध होता है, स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण कहते हैं। स्थान बोधक में कौन कौन से आते हैं, जैसे भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी, ये सब इसके अंतर्गत चले जाएंगे। अब ये व्यक्तिवाचक में भी जाएंगे। जैसे मद्रास शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मद्रास में ई प्रत्यय जोड़ा तो मद्रासी, और मद्रासी व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे मद्रासी शब्द बता रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण में जाएगा। विद्यार्थियों, जापानी खिलौने, जापान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उससे जापानी शब्द बना है, विशेषण का काम कर रहा है, तो फिर वो सब इसमें चला। मैंने पहले बताया है आपको, जो व्यक्तिवाचक विशेषण 5वां नंबर का जो हम पढ़ेंगे उसके उदाहरण आपको गुणवाचक विशेषण देखने को मिलेंगे, और गुणवाचक में भी ज्यादातर किसमें आते हैं, वो स्थान बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे भारतीय लोग, तो यहाँ भारतीय शब्द लोगों की विशेषता बता रहा है, भीतरी दीवार, दायां बायां, भारी खाना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ विशेषण विद्यार्थियों दोष बोधक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण के ऐसे उदाहरण जिसमें दोष से संबंधित विशेषता बताई जाती है, उसे दोष बोधक कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान में कौन कौन से दोष हो सकते हैं, बुरा, बेईमान, नालायक, लापरवाह, दुष्ट, पापी, असभ्य, आलसी, अशिष्ट, दुष्शील, उद्दंड, ये सारे विद्यार्थियों क्या है, दोष बोधक विशेषण का काम कर रहे हैं, और इन्हीं के अनुसार हम वाक्य बना सकते हैं। दिशा बोधक में जैसे पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी शब्द देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आकार बोधक होता है, मोटा, छोटा, लंबा, पतला, गोल, चपटा, अंडाकार, ये सब आकार बोधक में आ जाते हैं। स्पर्श बोधक की बात करें तो जैसे किसी को स्पर्श करते हैं, वस्तु को स्पर्श करा, जैसे माना एक पेन है, पेन को स्पर्श किया, अगर ये कोमल लग रहा है तो कोमल पेन या कठोर पेन। तो विद्यार्थियों, अगर जैसे इसके बारे में, जैसे ब्लैक पेन है तो काला पेन, तो काला इसका विशेषण है, लेकिन कौन सा, रंग बोधक विशेषण है। रंग बोधक ना आए तो गुणवाचक में तो हम इसको लेके जाएंगे। स्पर्श करने पर जैसे मुलायम है, चिकना है, खुरदरा है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं ना। और देखिए, स्वाद बोधक भी आ जाते हैं इसके अंदर। कौन से आ जाते हैं, स्वाद बोधक। स्वाद बोधक में जैसे मीठा, खट्टा, कसेला, नमकीन, चरपरा, कड़वा, तीखा, ये सारे स्वाद होते हैं विद्यार्थी। जैसे जैसे आप जो भी प्रोडक्ट खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, जब हमें उसका पता लगता है ना कि भाई ये कैसा है, तीखा है, मीठा है, चरपरा है, कैसा। गंध बोधक शब्द भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार। जैसे खुशबूदार मसाला, मसाला की विशेषता कौन बता रहा है, खुशबूदार शब्द बता रहा है। इसी प्रकार अवस्था बोधक, जैसे गीला, सूखा, जला हुआ, पिघला हुआ, ठीक है। जैसे गीला हुआ, जैसे गीला कपड़ा, तो गीला कपड़ा की विशेष, कपड़े की विशेषता कौन बता रहा है, गीला, तो वो इसकी अवस्था का बोध करा रहा है। सूखा कपड़ा, ये सब इसके उदाहरण देखने को मिले। द्रष्टव्य बोधक होते हैं कुछ, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, गीला सा, छोटी सी। जैसे आता है ना छोटी सी लड़की, तो लड़की की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, छोटी सी।
कहते हैं द्रष्टव्य बोधक। क्या कहते हैं? द्रष्टव्य बोधक कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है विद्यार्थियों, वे विद्वान व्यक्ति है, ये सब गुणवाचक के ध्यान रखना। वह कमला शांत स्वभाव की है, और रमेश दुष्ट लड़का है, सुनीता बुरी लड़की है, वह बहुत ही सुंदर लड़की है, सुरेश दुर्बल व्यक्ति है। जिनको रेखांकित कर रहा हूँ ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। सुरेश काला पैंट पहने हुए हैं, कमला लाल फ्रॉक पहनी हुई है, विकास स्वस्थ है बालक है, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। तो इन सब को जिनको रेखांकित किया है गुणवाचक विशेषण। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर विद्यार्थियों, गुणवाचक विशेषण में दुष्ट कौन सा विशेषण अगर और जाके पूछे तो दोष बोधक। ऐसा है दोष बोधक। ये हो गया विद्यार्थियों आपका गुणवाचक अंप। अब गुणवाचक विशेषण के साथ वैसे विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है। अंग्रेजी में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन हम उसको गुणवाचक विशेषण के साथ ना पढ़कर उसको लास्ट में पढ़, चैप्टर के लास्ट में उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। देखिए इस चैप्टर में हम विशेषण के बारे में सामान्य जानकारियों के ऊपर तो चर्चा कर ही रहे हैं, साथ ही में हम अवस्था टॉपिक होता है, एक डिग्री टॉपिक होता है, उसके ऊपर भी हम इसमें चर्चा करेंगे विद्यार्थियों कि इसके अंतर्गत जैसे कौन कौन से उदाहरण अवस्था के आएंगे उन पर, साथ ही में विशेषणों की अगर हमारे पास कमी है तो उन सभी विशेषणों को भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। देखिए पीपीटी का यही फायदा है, अगर आप इसको नोट करोगे ना तो इसको लिखने में कम से कम 2 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे, और अगर मैं लिख कर पढ़ाता तो विद्यार्थियों 5 से 6 घंटे मुझे इसको पढ़ाने में लग जाते। तो पीपीटी काफ़ी सही भी है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप अगर जैसे अजमेर या जो भी, यहाँ पर भी मैं ऑफलाइन बैच लेता हूँ, अगर आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन में तो विद्यार्थियों मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर पीपीटी के जरिए आपको पढ़ाया जा रहा है तो ये सारे कंटेंट तो कम से कम आपको मिल रहे हैं। जब आप बार बार रिपीट करोगे उसको तो आराम से याद हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो जो डाउट सेशन हम लगाएंगे मैं आप अपना डाउट क्लियर कर लेना चाहती हूँ, ठीक है। अब जो डाउट सेशन है वो ऐप पे भी हो सकता है, एफबी पे हो सकता है, जो भी हमारा सोशल मीडिया है उस पर आप कमेंट करके बताएं, जहाँ पर भी हम इसका डाउट क्लियर कराएंगे आपको बिल्कुल बताएंगे, चाहे ऐप हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, जहाँ पर भी होगा आपको बिल्कुल सूचित। देखिए चौथा इसका जो भेद है वो सार्वनामिक विशेषण या फिर उसको कहते हैं हम संकेतवाचक विशेषण। सामान्य तो मैं इसको बता देता हूँ, ये वैसे तो सर्वनाम के शब्द होते हैं, के शब्द होते हैं, सर्वनाम के शब्द होते हैं, लेकिन ये विशेषण की बात ही प्रयुक्त होने लगते हैं, विशेषण का काम करने लग जाते हैं, इसलिए इनको विशेषण इसका जो भेद का नाम दिया गया वो क्या दिया गया? सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ना होकर संज्ञा के साथ साथ प्रयुक्त होते हैं इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की भांति ही प्रयुक्त होने लग जाते हैं। देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्वनाम के वे शब्द जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पे नहीं आ रहे, संज्ञा के साथ साथ प्रयुक्त होते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने लग जाए। वास्तव में तो ये सर्वनाम के शब्द थे, लेकिन सर्वनाम का काम तो क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना। अब ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ना होकर संज्ञा के साथ साथ प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा को अपना मित्र बना लेते हैं, उसके साथ प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको फिर सर्वनाम नहीं कहकर विशेषण कहते हैं। विशेषण में भी कौन सा कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले किया जाता है तो ये सार्वनामिक विशेषण, तथा केवल संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इनको सार्वनामिक विशेषण नहीं कहकर इनको सर्वनाम कहते हैं। देखो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, हम, तुम, आप के अतिरिक्त किसी अन्य सर्वनाम शब्द का प्रयोग जब किसी संज्ञा के पहले अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो सर्वनाम आपने पढ़ाई है, उसमें 6 भेद मैंने बताए थे आपको। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया, निश्चित सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अगर हम पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ देते हैं सारे 4 उपभेद बताते हैं, निश्चित, अनिश्चित, प्रश्न और संबंध वाले, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे सारे उदाहरण। जैसे वह घोड़ा आ रहा है तो यहाँ वह विशेषण का काम कर रहा है। इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, यह आदमी विश्वासघाती है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इसी शहर में है। तो ये सब वैसे तो सर्वनाम के शब्द थे, लेकिन संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होने की वजह से ये विशेषण बन गए। और कौन सा विशेषण बन गए? सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण के 4 उपभेद बताए गए विद्यार्थियों। पहला निश्चित सार्वनामिक विशेषण जिसकी पहचान होती है यह वह तथा इनके कार्य के रूप। दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और इसकी पहचान होती है किसी, कोई, कुछ तथा इनके कार्य के रूप। और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण
जो सो जैसा वैसा और इनके जितने भी कार्य के रूप। और चौथा होता है पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण, और इसकी पहचान है कौन, क्या, कब और इनके जितने भी कार्य के रूप है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे साथ। अब देखो, जैसे यह नगर नया है, इस फुटबॉल को मत, ये तो आ गया ना विद्या, आ गया था, रिपीट हो गया, ठीक है, ये रिपीट हो गया। अगर बात करें हम सार्वनामिक विशेषण की, दो प्रकार से होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो मूल रूप से सार्वनामिक विशेषण होते हैं, उसको जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी, तो यह में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा मिलना कठिन है, तो ये ऐसा जो शब्द है विद्यार्थियों, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, ये दो प्रकार से दे रखे हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये पहचान जो मैंने आपको बताई है, इनको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इनको देख लें, और वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इनको देख पता नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वान विशेषण का एक और भेद मानते हैं, वो कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। और इसकी परिभाषा देखें तो वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं और अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि वास्तव में देखें इन टॉपिक इसके बारे में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन ये विशेषण की बातें प्रयुक्त होने लग जाते हैं तो इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहने लग जाते हैं। जैसे भारत शब्द की बात करें, ठीक, अगर भारत शब्द की बात करें तो भारत एक संज्ञा है विद्यार्थी, क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा में भी कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन भारत में ये प्रत्यय जोड़ दिया तो भारतीय शब्द बन गया, और फिर सैनिक के विशेषता बता रहा है, जैसे भारतीय सैनिक, भारतीय लोग, तो लोग की विशेषता कौन बता रहा है, भारतीय शब्द विशेषण का काम कर रहा है, और व्यक्तिवाचक विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण अगर विकल्प में नहीं दिया तो इनको गुणवाचक में मानेंगे, और गुणवाचक में भी बहुत सारे उपभेद होते हैं, तो इसको स्थान बोधक में मान लेंगे, स्थान बोधक के अंतर्गत मान लेंगे। जैसे जापानी खिलौने, जयपुरी रजाइया, कश्मीरी सेब, बनारसी साड़ी, जोधपुरी कोट, जोधपुरी जूती, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले वगैरह सब कुछ ये आ जाते हैं। ये हो गया विद्यार्थियों जो विशेषण के 5 उपभेद या 5 भेद के बारे में हमने चर्चा की, संख्यावाची, परिमाणवाची, गुणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और एक लास्ट में जो पढ़ा व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे विशेषण अवस्थाओं के बारे में, यानी कि जिसको इंग्लिश में जिस टॉपिक का नाम मिलता है डिग्री, क्या नाम मिलता है, डिग्री। अब देखते हैं ये किसे कहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से देखो। विशेषण की अवस्थाएं, अंग्रेजी में इसे डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की तुलना जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेष्यों के गुण के साथ या उनके अवगुणों से तुलना की जाती है उसे तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं, इसी को डिग्री कहते हैं। वह सब जिसके द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं या उनकी विशेषताओं की तुलना की जाती है वह तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें कुछ शब्दावली मिलेगी, से, अपेक्षा, सामने, बनिस्बत, सब में, सबसे लगाकर विशेषणों की तुलना की जाती है। इसकी पहचान होती है कैसे विशेषण की तुलना की जाती है। वह श्याम की बनिस्बत अच्छा है, मतलब श्याम की तुलना में अच्छा है। राम की अपेक्षा श्याम अधिक शिष्ट है, वह सबसे अच्छी पुस्तक है। तो ये सब शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। संस्कृत में अंग्रेजी की तरह ही विशेषण के रूप बदलते हैं, जिसमें विशेषणों में तर प्रत्यय या तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सी की प्रकृति संस्कृत से भिन्न होने के कारण सामान्यतः इसमें तर के स्थान पर से और में का प्रयोग किया जाता है, बल्कि तम के स्थान पर सबसे का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में किया जाता है। देखो आगे हम पढ़ेंगे, विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं हैं। देखो उत्तम, अगर देखें से अधिक, ये तो सारी इसकी पहचान होगी, इसको ना देखें तो ठीक है। विशेषण की अवस्था 3 है, कितनी है, 3 है। आगे दी रखी होगी टेबल, वैसे तो नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो विशेषण की 3 अवस्था, इन 3 अवस्थाओं को हम देख सकते हैं। एक तो होती है मूलावस्था, कौन सी मूलावस्था होती है, एक होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था, उत्तम अवस्था। तो विशेषण की 3 अवस्था है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। देखो मूल अवस्था किसे कहते हैं, यानी कि विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है, वो मूल अवस्था है। और जिसमें 2 में से तुलना होती है वो उत्तरावस्था, और जिसमें बहुत सारों में से तुलना होती है वो उत्तमावस्था होती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसमें तर प्रत्यय का प्रयोग कर, सॉरी, तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
का तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उत्तरावस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखता हूँ, तो आप ही मुझे बताना। जैसे अगर हम बात करें, जैसे निम्न, एक है निम्नतम, निम्नतम, एक शब्द है विद्यार्थियों निम्नतर, निम्नतर। तो निम्नतर बताओ विशेषण की कौन सी अवस्था में आएगा? तो तर का प्रयोग किसमें? उत्तरा में। तो निम्नतर उदाहरण हो जाएगा किसका? उत्तरावस्था का। और निम्नतम किसमें चल जाएगा? उत्तमावस्था में चल जाएगा। और निम्न किसमें चल जाएगा? मूल अवस्था में। तो यही है, और ज्यादा कोई कठिन है नहीं, सामान्यतः देख लेंगे। इंग्लिश में जो अवस्थाएं होती हैं उनको डिग्री कहते हैं, और डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मूल अवस्था को पॉजिटिव बोलते हैं, और उत्तरावस्था को कंपैरेटिव बोलते हैं, और उत्तम अवस्था को सुपरलेटिव बोलते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे देखने को मिलेगा। तो मूल अवस्था को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और जैसे इंग्लिश में गुड मिलता है। जैसे जब विशेषण का प्रयोग बिना किसी से तुलना किया जाए तो उसे विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, एक तो ये बात है। राम सुरेश से अच्छा है, दो में तुलना हो रही। राम सबसे अच्छा है, तो यहाँ बहुत सारों में से तुलना हो रही। जहाँ बहुत सारों में से तुलना होती है वो विशेषण की उत्तमावस्था होती है, और जहाँ दो में से तुलना होती है विशेषण की उत्तरावस्था, और जहाँ किसी से कोई तुलना नहीं होती है विशेषण की मूल अवस्था होती है। उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब विशेषण का प्रयोग दो लोगों में तुलना करने के बाद किया जाए उसे उत्तरावस्था कहते हैं। इसमें दो संज्ञाएं या सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे सुंदरतर, उच्चतर, ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलेगा। राम श्याम से अच्छा लड़का है, राम बेहतर खिलाड़ी है, राम मोहन से अधिक ईमानदार है, दिलीप की पुस्तक प्रदीप से कीमती है, सुशील की अपेक्षा गणेश अधिक शिष्ट है, वह राम की बनिस्बत अच्छा है। ये सारे विद्यार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तमावस्था की बात करें तो इसमें जो सारे उदाहरण मिलते हैं विद्यार्थियों, वो कहेंगे हम कि जहाँ बहुत सारों में से तुलना होती हो, तम प्रत्यय का प्रयोग होता हो, और सबसे का प्रयोग होता हो। ध्यान थोड़ा ये रखना है कि सबसे शब्द और तम प्रत्यय का प्रयोग एक साथ नहीं करना। जैसे राम सबसे सुंदर है, बिल्कुल राइट वाक्य। राम सुंदरतम है, ये भी राइट वाक्य। लेकिन राम सबसे सुंदरतम है, ऐसा अगर आपने यूज ले लिया तो वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो ये सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। और अगर बात करें आगे, विशेषण की मूल अवस्था में तर और तम प्रत्यय लगाकर उत्तरा और उत्तम अवस्था बनाई जा सकती है। इनको देख लिया था हमने। अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरणों को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, एक तरफ तो दे रखी मूल अवस्था, और जिसमें किसी से कोई तुलना नहीं होती, सामान्यतः रूप में अपना प्रयोग किया जाता है। उत्तरा में दो में तुलना की जाती है, इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और तीसरा है उत्तमावस्था, जिसको पॉजिटिव डिग्री। सामान्य उदाहरण है, जैसे प्रिय शब्द है तो ये मूल अवस्था का है, प्रियतर उत्तरावस्था का है। और क्योंकि इसमें तर प्रत्यय जुड़ गया, कौन सा? तर प्रत्यय जुड़ गया। और एक जाने विद्यार्थियों हम इसके बारे में भी, तो प्रियतम, तो इसमें तम प्रत्यय जुड़ गया। पहचान बताई थी मैंने आपको, इसमें तर प्रत्यय का प्रयोग होगा और इसमें तम प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। और सामान्य ये बात का भी ध्यान रखना है कि जिसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जाती वो मूलावस्था होती है। प्रिय का प्रियतर प्रियतम हो जाएगा, लघु का लघुतर और लघुतम हो जाएगा, कोमल शब्द का कोमलतर और कोमलतम शब्द बन जाएगा, निम्न का निम्नतर और निम्नतम, अधिक का अधिकतर और अधिकतम, महत का महतर और महत्तम बन जाएगा, योग्य का योग्यतर और योग्यतम शब्द बन जाएगा। ये सारे उदाहरण है। सरल का सरलतर और सरलतम बनता है, कठोर का कठोरतर कठोरतम, मधुर का मधुरतर और मधुरतम, न्यून का न्यूनतर और न्यूनतम, निकट का निकटतर और निकटतम शब्द बन जाता है, विशाल का विशालतर और विशालतम, मृदु का मृदुतर मृदुतम, तीव्र का तीव्रतर और तीव्रतम। कुछ नहीं करना, तर और तम प्रत्यय जोड़ना है। ये विशेषण की उत्तरावस्था है, ये उत्तमावस्था है, ये मूलावस्था है। तो ये मूलावस्था के उदाहरण में बोल रहा हूँ और इनके साथ दोनों बोल देता हूँ। तीक्ष्ण का तीक्ष्णतर तीक्ष्णतम, निर्बल का निर्बलतर और निर्बलतम शब्द बनता है, बृहत का बृहत्तर और बृहत्तम, निकृष्ट का निकृष्टतर और निकृष्टतम। बस कुछ मत करो, केवल तर और तम प्रत्यय जोड़ते जाओ। उच्च का उच्चतर और उच्चतम, गुरु का गुरुतर और गुरुतम शब्द बनता है। इसी प्रकार देखिए, जो सुंदर शब्द है, सुंदर का सुंदरतर और सुंदरतम बन जाएगा, प्रभु का प्रभुतर प्रभुतम, अच्छा का बेहतर बेहतरीन बन जाता है, समीप का समीपतर और समीपतम बनेगा, शीघ्र का शीघ्रतर और शीघ्रतम शब्द बनेगा। देखिए, यस और इष्ट प्रत्यय वाले जो कुछ शब्द होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ शब्द का उत्तरा और उत्तमावस्था में क्या बनेगा? तो ज्येष्ठतर और ज्येष्ठतम नहीं बनेगा, ज्येष्ठ ज्येष्ठ तीनों अवस्था में सेम ही रहेगा, ज्येष्ठी। जैसे कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, इन सब का विद्यार्थी सेम ही रहता है। मूलावस्था वाले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, और ये इसी आधार पर
उसमें तर और तम प्रत्यय जोड़ देने का प्रचलन है, जो कि गलत है। अगर जैसे आप श्रेष्ठ में अगर तर प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये गलत है, और अगर उत्तम अवस्था के अनुसार तम जोड़ते हैं तो भी गलत है। तीनों अवस्थाओं में श्रेष्ठ 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 ही रहेगा विद्यार्थी। संस्कृत में सुंदर का स्त्रीलिंग रूप सुंदरी हो जाता है, सुशील का सुशीला हो जाता है, परंतु हिंदी में ये रूप परिवर्तन नहीं होता विद्यार्थियों। जैसे सुंदर लड़का सुंदर लड़की, दोनों के लिए चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुंलिंग हो, उसमें सुंदर ही रहेगा विद्यार्थी, ठीक है। और जैसे सुंदर पुरुष, तो यहाँ सुंदर पुरुष आ रहा है। सुंदर स्त्री, तो सुंदर स्त्री के लिए भी सुंदर यूज हो रहा है। सुखी लड़का और सुखी लड़की, तो भी सुखी शब्द आ रहा है। दुखी पुरुष और दुखी स्त्री, तो भी सुखी दुखी सुंदर, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में हो जाता है। और विशेषणों की अगर हम रचना की बात करें, तो अब हम ये जानेंगे कि विशेषणों की हमारे पास कमी है, तो विशेषण बनाए भी जा सकते हैं। नए विशेषणों का निर्माण हो सकता है। कैसे? रूप और रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषण के रूप में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो अव्यय के रूप में भी तो आता है ना, क्रिया विशेषण के रूप में आता है, वहाँ कोई चेंज नहीं होता है, अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। जब संज्ञा का लोप होता है तो उसे विशेषण संज्ञा का काम करता है। कई बार विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसका रूपांतर विशेषण के अनुसार नहीं बल्कि संज्ञा के अनुसार होता है। तो ऐसा नहीं है कि विशेषण टॉपिक सिर्फ विशेषण में काम आता है या अव्यय में भी पढ़ना पड़ता है, इसको संज्ञा के साथ भी पढ़ना होता है। देखा जाता है विद्यार्थियों, एग्जामिनर पर्सन किस टाइप का पूछ रहा है, एग्जामिनर का मूड कितना खराब है। अगर उसका बिल्कुल मूड खराब है, आपका क्वेश्चन गलत करवाना है, तो लाख कोशिश करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हमारी तैयारी में भी अगर कोई कमी नहीं है तो हमारा सवाल गलत करा ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, उसकी मूड खराब है, वो पर्सन कैसे भी घुमा के दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हम तैयारी उसी हिसाब से करेंगे विद्यार्थियों। तो देखिए, सामान्यतः विशेषण के साथ परसरक कारक चिन्ह नहीं लगता है, जबकि विशेष्य के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसरक कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए देखो, मैंने अभी बताया था आपको, विशेषण के साथ जो परसर्ग होता है, कारक चिन्ह होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लिंग वचन के अनुसार चेंज होता है, कारक के अनुसार कोई चेंज नहीं होता। लेकिन विशेषण का कोई शब्द यदि संज्ञा की भांति प्रयुक्त होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ कारक चिन्ह लग सकता है। यही बात बोलना चाह रहा है, ये और कुछ नहीं। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, तो बड़ा, देखो बड़ा व्यक्ति, तो बड़ा व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा? बड़ा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों बड़ा एक विशेषण होता है, लेकिन यह विशेषण का काम नहीं कर रहा, यह किसका काम कर रहा है? संज्ञा का काम कर रहा है, और संज्ञा का काम कर रहा है तो इसके साथ की कारक चिन्ह लग गया, काके की संबंध वाला। अब देखो, संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाने से विशेषण का निर्माण किया जा सकता है, विशेषण बनाए जा सकते हैं। बनाए, भवन का बनाया जाता है विद्यार्थियों, निर्माण तो भवन का होता है, शब्दों का तो बनाया जाता है, तो शब्दों को बना सकते हैं हम। जैसे धर्म शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा तो धार्मिक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इनसे आप बना सकते हैं। और इनको विद्यार्थियों, क्योंकि इनमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो, और स्क्रीनशॉट अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो इसको फिर आप जो पीडीएफ में भेज रहा हूँ, उस पीडीएफ में से भी आप नोट कर सकते हैं, और किसी में कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। जैसे धर्म में एक जोड़ा तो धार्मिक, जाति में ये जोड़ा जातीय, प्यार सबसे प्यारा बना, ये सब विशेषण है, ये सब विशेषण है। धार्मिक, जातीय, प्यारा, स्वर्णिम, भारतीय, चचेरा, गुणवान, रोगी, ये सब। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे धनवान, चमकीला, सामाजिक, जयपुरी, रंगीला, विशेला, उदासी, नागरिक, ये सब, दानी, श्रीमान, पुष्पित, धनी, श्रद्धालु, बुद्धिमान, पारिवारिक, मांगलिक, ये सब विद्यार्थियों क्या है यहाँ पर ये है। सर्वनाम से भी विशेषण बना सकते हैं, सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह वगैरह जोड़कर बना सकते हैं। जैसे यह से ऐसा, जो से जैसा, मैं से मेरा, कौन से कैसा, वह से वैसा, या उसका कौन से किसका, आप से अपना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्रियाओं से भी बन जाते हैं, जैसे लड़ना से लड़ाकू, कमाना से कमाऊं, जैसे कमाओ पुत्र, कमाओ पूत, तो पूत की विशेषता कौन बता रहा है? कमाओ। और कमाओ बना किससे? क्रिया से, कमाना से बना विद्यार्थी, और कमाना एक क्रिया होती है। पढ़ाकू, पढ़ना से, पढ़ना एक क्रिया है, इससे भी पढ़ाकू विशेषण बना लिया। तो ये सारे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बता देता हूँ इनको एक एक को, ठीक है। अब वैसे भी हम प्रत्यय लगाकर इनके विशेषण बना सकते हैं, जैसे पीछे से पिछली, नीचे से निचला, भीतर से भीतरी, शब्द ऐसे बन जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का योग से भी विशेषण का निर्माण होता है, जैसे भला बुरा, तो भला बुरा बन जाता है। चलता फिरता, दो अलग अलग शब्द तो भी बन गया, ठीक है। आवश्यकता अनुसार संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं, ये तो हो गया। अनुशासन से अनुशासित, देह से दैहिक, लक्षण से लाक्षणिक, ये सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप, एक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो एक काम करेंगे विद्यार्थियों, इनका आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। अभी टेंशन ना लें। अब कहाँ तो हो गया इसमें?
ये भी इसमें सारा यही है, कह देता हूँ। कोई और अलग हो समझाने वाला फैक्ट होगा तो मैं इसमें, ठीक है विद्यार्थियों, इसमें ऐसा कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में कुछ मोटिवेशनल शब्दावलियाँ हैं, जैसे ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। और इसी के साथ जो विशेषण की क्लास थी कंप्लीट हो जाती। थैंक यू मित्रों, आपने आपका इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।